10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लाया हूं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स के हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, तो 4-5 क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है मे भी ऑब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन में भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो। तो आते हैं, देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके लाया हूँ, देख रहे हैं आपको गूगल पर लेकर के डायरेक्टली आया हूँ। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फोकस अगर 10 सेंटीमीटर की है, फोकस 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पूर्व आपको एक बात तो कवर कर लेना है कि अगर किसी तरह का कोई दर्पण का नाम दिया हो तो जरा सा सोचना है। अगर कोई दर्पण का नाम न दिया और डायरेक्ट गोलीय दर्पण लिखा है तो फिर किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि फोकस कितना दिया है वो क्लियर करना है और निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर आप लोग क्या जानते हैं, 2f। r बराबर हम लोग 2f जानते हैं। तो जब हमको पता है कि r बराबर 2f होता है तो r निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगी, f गुने 2। तो f हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुने क्या कर देना है, 2। तो 2 गुने 10 कितना हो जाता है, 20। 20 पर ऑप्शन आप मिलेगा आपको, पट से मार दीजिए। यहाँ पर बना हुआ कुछ और तरीके से था, आप इसे भी समझ सकते हैं कि f बराबर लिखा हुआ क्या है, r बटा में 2। तो f बराबर में r बटा 2 लिखा हुआ है, तो आखिर गलत क्या लिखा हुआ है, सही है तो लिखा हुआ है। f जो होता है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या अर्थात r बटा 2 के ही बराबर होता है। तो r बटा 2 अर्थात वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमें निकालना है, तो फोकस गुने 2 जब हो जाएगा तो फोकस का फोकस हम यहाँ रख दिए, r को r ऐसे अप साइड में छोड़ दिए और 2 को यहाँ छोड़ दिए। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएगा तो इधर तो 20 तो हो ही जाएगा। दैट मीन्स कि ये बराबर हमें 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी जस्ट बात किया कि r जो होता है वह 2f के बराबर होता है। अब एक और चीजें हमने देखा एक सूत्र में, जैसा कि यहाँ पर दिया होता है ये बराबर r बटा 2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये बराबर r बटा 2 लिखा हुआ है। तो f बराबर r बटा 2, अगर r दिया हो तो उसमें 2 से भाग देने से क्या आ जाती है, फोकस आ जाता है बॉस। तो यहाँ पर r कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर दो, मस्त आ जाएगा आपका ये आंसर 10। तो 10 आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, इसे आप कवर कर सकते हैं। मोस्ट आपको वक्रता त्रिज्या दिया है तो वक्रता त्रिज्या देखिए, ऐसे मैं अगर दर्पण का मैं चित्र बनाऊं तो देखिए दर्पण जब इस तरह से बनती है ना तो यहाँ से ऐसे ही मुख्य अक्ष का हो जाता है, इसको पी कहते हैं। ऐसे करके क्लिक कर दोगे तो ये आपका दर्पण की तरह हो गया, ओके। और यहाँ आपका फोकस हो गया, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। तो ये जो फोकस दूरी जो होती है और ये वक्रता त्रिज्या होता है, केंद्र से वक्रता, केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही डबल है सीधा, और ये क्या है, ये फोकस है जो कि सीधा आधा जैसा लग रहा है। तो वही चीज हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को f से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि जो r बराबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2f हो जाता है। तो इतना ही बात था, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन तो है नहीं, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमें लिखा हुआ है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण की पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब क्या होता है, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में हम इसे क्यों वरीयता देते हैं, आखिर क्यों वैल्यू देते हैं। तो मैं इसे जूम कर दिया इसलिए कि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए, तो पश्च दर्शन के रूप में हम इसे पहला नंबर 1 किए क्यों हम इसको लगाते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको सूक्ष्म तरीके से बता रहा हूँ, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए जो उत्तल जो दर्पण होता है, देखिए यहाँ उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। तो जो उत्तल दर्पण होता है, पहले उत्तल दर्पण होता कैसे बनावट में वो देख ले। अंदर से पेंटिंग किया रहता है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसमें जो भी प्रतिबिंब बनती है, यदि आपने किरण आरेख थोड़ा सा भी पढ़ा है तो जानकारी आप रखे होंगे कि यहाँ से किरण आरेख कैसे बनता है। यहाँ पर से ऐसे किरण आती है और यहाँ से ऐसे चला जाता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये फोकस और वक्रता केंद्र की तरफ तो जाता ही नहीं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है उत्तल दर्पण। ही ऐसा दर्पण है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और बता दूं कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण द्वारा भी किया, अवतल लेंस के द्वारा भी किया जाता है। तो अवतल लेंस, ठीक है, और जो यहाँ दिया हुआ उत्तल दर्पण, दोनों एक ही तरह के व्यवहार करने वाले चीज होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है
कि जो दर्पण है उत्तल दर्पण, उसी का व्यवहार जो है से हम पश्च दर्शन अर्थात साइड मिरर, गाड़ी के जो साइड में जो देखते हैं ना गाड़ी में लगा रहता है, उसके रूप में हम प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पश्च दर्शन उसी को कहते हैं। तो पश्च दर्शन के रूप में हमने क्या दर्पण का प्रयोग किया? उत्तल दर्पण का। तो पहला उसका कारण था, कारण नंबर 1 कि वो जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और वो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो सीधे होते हैं। और दूसरा क्या एक और ढंग है, चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब तो समतल भी बनाता है और सीधा भी, तो आखिर समतल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो कंपेयर से समझिएगा, जब समतल दर्पण होता है तो उसके सामने जो भी वस्तु हम रखते हैं ना, उतने ही साइज का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। लेकिन वही उत्तल दर्पण जब होता है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु आपका चाहे बड़ा साइज का हो या छोटा साइज का, मान लीजिए कि वस्तु ये पूरा बड़ा सा एक ट्रक लगा हुआ है, तो इस ट्रक को यहाँ पर एकदम छोटा सा इसका इमेज बनाएगा। बहुत बड़ा रहे तो भी छोटा, बहुत छोटा है तो भी छोटा, अर्थात हर एक केस में चाहे प्रतिबिंब वस्तु जितना भी बड़ा हो, उन सब का प्रतिबिंब वो छोटा ही बनाता है और सीधा ही बनाता है। और दूसरी विशेषता ये कि वह सभी प्रतिबिंबों को एफ और पी के बीच में ही रखता है। तो दूसरी विशेषता के कारण भी हम ये कह सकते हैं। तो पहला हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा है कि सीधे प्रतिबिंब बनाता है, और तीसरा है कि फोकस और ध्रुव के बीच में अर्थात दर्पण के काफी क्लोज बनाता है। आप देखे होंगे दर्पण में, तो जो दर्पण रहता है उसमें लिखा होता है कि इमेज इज क्लोजर देन अपीयर, इमेज इज क्लोजर देन अपीयर। अपीयर का मतलब होता है कि जैसा वास्तविक रूप से वस्तु है, जहां जितना दूर है आपसे, उससे ज्यादा क्लोज और बढ़िया आपको प्रतिबिंब इस दर्पण में दिख रही है जब आप गाड़ी पर होते हैं। तो चलिए, बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से समझा दिया हूँ। चलिए, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग लिखने हैं, तो इसको हम समझते हैं जरा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग समझिएगा। पहला हम समतल दर्पण एक बना दिया जो हमारे घरों में होता है, प्रायः हम अपने चेहरे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस दर्पण का, तो ये हो गया समतल का। और एक फिर होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम साइड मिरर के रूप में, पश्च दर्शन के रूप में गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं पीछे देखने के लिए वस्तुओं को। ओके। और दूसरा एक और दर्पण है हमारे पास, कौन सा दर्पण है भाई? तो उसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। तो मैं सबका नाम दे दूं थोड़ा थोड़ा। इस समतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण है। पहचान लेंगे अब, तीनों दर्पण को हमने नाम डाल दिया। अब देखिए, पहला जो ये समतल दर्पण है, इसको हम प्रायः जो व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं, वह होता है कि हम अपने फेस को देखने के लिए भी प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से अगर हम चित्र देखना चाहते हैं जिसमें कोई विशेष कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो हम समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण का एक और भी खास उपयोग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। इसे मैं जरा सा इरेज कर दूं जो आपको स्पष्ट दिखे। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो दर्पण है ना आपका, ये जो दर्पण है, इस दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त अगर करना है तो कौन सा दर्पण चाहिए? समतल दर्पण चाहिए। और एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कैसा होता है? वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब फोकस लेंथ कितना होता है? तो वो भी अनंत होता है। ये आपको VVI पॉइंट आपको बता दिया अगर क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। अब समतल दर्पण के उपयोग को देखिए। साइड मिरर के रूप में पहले सड़कों पर लगे लैंप को बड़े क्षेत्र में देखे होंगे कि काफी ऊंचाई पर पोल लगा हुआ था और इसके ऊपर में बल्ब जलते हैं, और उसके ऊपर में जो है ऐसे उसमें कांच लगा हुआ है आगे के, कैसा? तो उत्तल दर्पण का लगा हुआ है। किस लिए? कि ताकि जो वस्तु का प्रतिबिंब, जो प्रकाश का जो फैलाव हो वो आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, पूरा रेंज उसका बड़ा हो, इसलिए उसको जो है से प्रयोग किया जाता है। ओके, तो समझ पा रहे होंगे अब
फाइनल बात है, मेरा कहना क्या है। अब चलिए हम क्या देखने वाले हैं, अवतल दर्पण को देखने वाले हैं। अवतल दर्पण की उपयोगिता क्या है, इसको तो हो गया साइड मिरर के रूप में। सड़क पर जो लैंप लगा हुआ है इस तरह से, वो ऊपर से प्रकाश स्रोत के रूप में होता है कि ताकि स्ट्रीट लाइट पूरे एरिया को जगमगाते रहे। तो इसके लिए जो है बहुत बड़ा रेंज के रूप में लगा दिया कि यहाँ से प्रकाश की किरणें निकले तो चारों ओर आराम से फैल जाए। ओके फाइन, तो समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, अवतल दर्पण का उपयोग, जिसमें कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो इसे जानिए समझिए। पहला लिखा है कि दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्तित करते हैं। हाँ, जब आप जाते हैं सैलून में या ब्यूटी पार्लर में तो वहाँ पर इस दर्पण का बहुत आसानी से उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस दर्पण में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्षमता होती है इस अवतल दर्पण में। अतः आवर्धित प्रतिबिंब के लिए भी हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में ही करते हैं। ओके अब चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास है सोलर कुकर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की उष्मा को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है कि ताकि आसानी से, अब आपको पता होगा कि चूंकि अवतल जो दर्पण है वह एक अभिसारी दर्पण है, तो इसके फोकस दूरी पर जैसे प्रकाश की समांतर किरणें ऐसे आती है और सब फोकस से होके जाएगा, आएगा समांतर किरण फोकस से होके जाएगा, आएगा समांतर किरण फोकस से होके जाएगा। तो इस प्रकार की क्षमता इसमें विकसित है, इसलिए प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्र करने की इनमें पावर होती है, कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा, कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने समझाने का बहुत कुछ कोशिश किया, समझ पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से इसको अगेन आप जा करके डीप में पढ़िए, थोड़ी सी कामयाबी आएगी और इसे आप याद ही कर लेंगे, चूंकि ये बहुत उपयोगी है। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाए, बहुत आसान होता है। आप सिंपल सा एक ट्रेंगल बनाए, ऐसा नहीं सोचे कि हम जो ऐसे कहाँ से बनाए प्रिज्म तो हमें बनाना ही नहीं आता। सिंपल सा आप क्या करें, इस तरह से आप पेन चलाइए और बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे स्लैंट होता हुआ एक लाइन खींचे, ऐसे 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 जाएगा, फिर यहाँ से एक ऐसे खींचेगा, हल्का टेढ़ा जाना चाहिए और फिर यहाँ से ऐसे करके जाने दीजिए, ठीक है। 7 गो आप आरेख इधर से ऐसे कर दीजिए, आराम से 7 गो हो जाएगा और 7 का नाम दे दिए, कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ पर तो आपको शॉर्ट में दिखा रहा, देख रहे हैं, एक ऐसे लाया, फिर यहाँ से ऐसे लाया, फिर एक इधर निर्गत, एक विचलन को, है ना। तो ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया आपके लिए ये है, ठीक है, सबसे बढ़िया ये है। ऐसे करके दिखा दीजिए, यहाँ से 7 निकाल दीजिए। ओके, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ प्रतिबिंब आप कैसे बना सकते हैं। चलिए प्रतिबिंब बनाने का आपको तरीका देता हूँ। पहले आप एक सिंपल सा आप एक ट्रेंगल टाइप का चित्र बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे आप खींचेंगे और फिर एक स्लैंट ऊपर की ओर हल्का जाने दीजिएगा, इससे लेकिन टेढ़ा होकर के, यहाँ से सीधे ऐसे ना निकले बल्कि हल्का टेढ़ा निकले, हो गया। और यहाँ से फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 दिखना चाहिए, स्पष्टता आप स्केल लगा कर खींचेंगे, आसान हो जाएगा। ओके, आपको ये चीज मिटा दे रहा हूं मैं, इसे नहीं करना है, ये वाला ये नहीं करना। अब ये आपका प्रिज्म हो गया, इसे खींच लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये इसको कर लीजिएगा, ये निर्गत कोण, विचलन कोण, ये सारी चीजें आप नाम लिख सकते हैं। तो ये नामांकित चित्र खत्म हुआ। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को। तो भाई अवतल दर्पण की तरह इसमें भी एक प्रकार का गुण होता है कि जो ये उत्तल लेंस है ना, यहाँ से समांतर किरणें ऐसे जा रही है और फोकस से होकर गुजर जा रही, ठीक है। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, समझ रहे हैं ना। समांतर किरण आएगा और कहाँ से, फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ओके, तो आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सभी के सभी किरणें जो है से एक ही जगह पर एकत्र हो रही है। इससे क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है एक जगह एकत्र हो तो इसका मतलब कुछ लाभ भी लिया जाता है, जैसे सोलर कुकर बना करके उसमें किया जाता है। ओके फाइन, अब चलते हैं हम। एक लिखा हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन जानकारी रखने में हर्जी क्या है, ठीक है। एक उत्तल लेंस आप लगा लीजिए, ठीक है, उत्तल लेंस का चित्र बना लें। इसके बाद एक बीम रख दीजिए, फोकस और
और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है जरा सही से मैं बता दूं, यहाँ पर जो वो लिखा हुआ देख रहे हैं ये प्रकाशीय केंद्र है। चलिए बड़ा सा बना देता हूँ, एक लेंस बना और इसके जो बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जहां से होकर के मुख्य अक्ष गुजरा हुआ होता है। ओके, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंपल सा एक उत्तल लेंस चाहिए और फोकस और ध्रुव के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को डेकोरेट कर देना है आराम से। और पहला जो नियम होता है, यहाँ से समांतर किरणें जाएगी, लेकिन इसका नियम क्या है कि समांतर किरण जाएगी तो हाँ समांतर किरणें जाएगी और यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, अब फिर एक और होता है कि प्रकाशीय केंद्र सी से होकर के जाएगा तो ऐसे करके चला गया, फिर पीछे की ओर आप डॉट करके ले जाएंगे तो वो हो जाएगा पीछे की ओर डॉट, ऐसे ले जाइए, फिर यहाँ से एक डॉट ले जाइए और पीछे की ओर बना दीजिए कि हाँ यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही। जैसा कि आपको पहले से भी एडवांस में पता होगा कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब हम उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जिधर वस्तु होता है उधर ही प्रतिबिंब बन जाती है। प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है जैसा कि दिख रहा है। और चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है तो इसका मतलब है कि सीधा भी बनता है, जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं। ये ऊपर की ओर ऐसे एरो जो बता रहा है ये वस्तु का, ये प्रतिबिंब का स्थिति है और ये वस्तु की स्थिति। बड़ा ही सिंपल है, इसे आप बना सकते हो क्लियरली। चलिए प्रकाश के अपवर्तन, इसके नियमों को लिखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन है ना लिखा हुआ, लेकिन आप जो नीचे जो देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का ही चित्र नहीं है। ठीक है, ये चित्र गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का चित्र जो है से हमें कैसे बनाया जाता है वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि परावर्तन का नियम है तो मैं परावर्तन का नियम ही बता दूं आपको, इसके बाद अपवर्तन वाला सिस्टम में बता दूंगा। चलिए ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में ऐसे नीचे की ओर थोड़ा सा ऐसे पेंटिंग कर दीजिएगा। आपतित किरण है, आपतित किरण मतलब होता है आने वाली किरण होती है। आपतित किरण हो गया, यहाँ से परावर्तित किरण हो गया, यहाँ से एक अभिलंब डाला हुआ होता है, सीधे सीधे एकदम सीधा होता है 90 डिग्री पर। ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं जी, क्लियर है। और यहाँ से ऐसे जो किरणें जा रही है ये सब क्या है, परावर्तित किरणें हैं जी, क्लियर हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण कहाँ है, एक पॉइंट पर जमा होते हैं ना, जिस पॉइंट पर आ रहे हैं उसी पॉइंट से वो जा भी रहे हैं। अब क्या किया जाता है, हाँ एक देखें कि प्रकाश की किरण यहाँ आया और फिर एक प्रकाश की किरण यहाँ से रिटर्न कर गई, तो ये हो गया आपतित प्रकाश की किरण, ये हो गया परावर्तित प्रकाश की किरण। ओके, अब हमें क्या जानना है कि ऊपर से जो हमें लंब डालते हैं ना, ये जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वहीं पर लंब डाला जाता है, इसका नाम अभिलंब भी दिया जाता है, इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आपतित किरण ये नॉर्मल, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, कोण बनता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे करके ऐसे जो कोण बन रहा है इसको आपतित किरण वो आपतन कोण बोलते हैं। और ऐसे करके जो एक कोण बन रहा है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। तो ये फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी बेहतर बनी है, जो बच्चे अब तक इस बात को नहीं समझे होंगे समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ करके जो चीज़ें बनाई गई है कंटेंट्स के रूप में, हालांकि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं तो मैथ के क्वेश्चन को ज़्यादा देख सकते हैं। इधर के जो टाइम है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, खास करके फिजिक्स को और केमिस्ट्री को मैं आपको एंट्री कराता रहूँ। साइंस में कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिक्कत है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सोल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।